अब आइए हम बात करते हैं गायनेकोमस्टिया की। तो देखिए गायनेकोमस्टिया क्या होता है कि मेल में ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होना, तो इसी को हम गायनेकोमस्टिया बोलते हैं। तो देखिए ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट इन मेल, तो मेल में ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट होता है तो हम गायनेकोमस्टिया बोलते हैं। और ये क्यों होता है? तो ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन कंपेयर्ड विद एंड्रोजन एक्टिविटी। तो यहाँ पे एंड्रोजन के मुकाबले एस्ट्रोजन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एंड्रोजन के मुकाबले एस्ट्रोजन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। और हमको मालूम है कि ब्रेस्ट के जो ग्रोथ में मेन रोल प्ले करता है ये एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ब्रेस्ट डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इस वजह से जब एस्ट्रोजन की एक्टिविटी एंड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी तो हमको ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा। और देखिए ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट ना हमको फिजियोलॉजिकल भी देखने को मिलता है, और ये फिजियोलॉजिकल हमको देखने को मिलता है न्यू बॉर्न्स में, पिबर्टल एज में और ओल्डर मेल में। तो इन सारी कंडीशंस में फिजियोलॉजिकल ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये अपने आप रिग्रेस हो जाता है। क्यों? तो देखिए न्यू बॉर्न में इसलिए ज़्यादा होता है ना, क्योंकि मैटरनल एस्ट्रोजन न्यू बॉर्न में ज़्यादा होता है। जब मैटरनल एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है इस वजह से न्यू बॉर्न में हमको हल्का सा देखने को मिलता है, लेकिन ये अपने आप रिग्रेस हो जाता है। और पिबर्टल एज में हल्का सा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और वहाँ पर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, इस वजह से पिबर्टल एज में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये 6 से 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अपने आप रिग्रेस हो जाता है। और ये ओल्डर में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ओल्डर में जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह कम हो जाते हैं, जबकि ओल्डर में क्या होता है फैट ज़्यादा होते हैं। और जब ये फैट ज़्यादा होते हैं तो ये फैट इस्ट्रॉन यानी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये फैट एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, इस वजह से ओल्डर मेल्स में भी हमको गायनेकोमस्टिया का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पे यही बताया गया बट में परसिस्ट आफ्टर प्यूबर्टी, लेकिन अगर ये प्यूबर्टी के बाद परसिस्ट कर रहा है तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है। और देखिए क्या है, अदर कॉज इंक्लूड सिरोसिस। तो यहाँ पे जो पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं तो देखिए सिरोसिस एक कॉज है, दूसरा हाइपोगोनेडिज्म है। और हाइपोगोनेडिज्म में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये गायनेकोमस्टिया शो करता है। इसी तरीके से टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है और ड्रग्स हैं, तो ये ड्रग्स में हमारी स्पाइरोलेक्टोन, तो ये सारे जो होते हैं ये गायनेकोमस्टिया कॉज करते हैं। तो आज हमने बात किया कि बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात की फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की, कि फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस 2 टाइप की होती हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। नॉन प्रोलिफरेटिव इसमें कैंसर का चांस बहुत ही कम रहता है, और प्रोलिफरेटिव में हमको कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। तो प्रोलिफरेटिव अगर है और यहाँ पे एटीपिया नहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ पे 5 से 7% चांस रहता है। और अगर प्रोलिफरेटिव के साथ साथ हमको एटीपिया देखने को मिल रही है तो ये रिस्क बढ़ जाता है और 13 से 17% जाता है। हम लाइफ टाइम रिस्क की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की बात की कि यहाँ पे हमको फैट नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और ये फैट नेक्रोसिस मोस्टली क्या होता है, ट्रामा के बाद देखने को मिलती है, लेकिन 50% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रामा की हिस्ट्री नहीं होती है। और यहाँ पे हमको नेक्रोटिक फैट और जॉइंट सेल देखने को मिलेंगे बायोप्सी में। जबकि हम मेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे हमको कैल्सिफाइड सिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कैल्सिफाइड ऑयल सिस्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लैक्टेशनल मैस्टाइटिस की बात की कि ये ब्रेस्ट फीडिंग में देखने को मिलता है और मोस्टली फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे निपल्स में क्रैक्स आ जाते हैं, इस वजह से स्टिफ और इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है इन्फेक्शन का। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक के साथ, लेकिन यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को हम स्टॉप नहीं करेंगे। और उसका फिर हम बात किए मेमोरी डक्ट एक्टेजिया, तो यहाँ पे हम बताया कि जो लेक्टिफेरस डक्ट है इस लेक्टिफेरस डक्ट में इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। और जब इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी तो ये डायलेट भी हो जाएंगी, और डायलेट होने के साथ साथ यहाँ पे हमको डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज के साथ साथ इन्वर्टेड निप्पल हमको देखने को मिलेंगे और पेरी एलुलर मास देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो होता है ये एसोसिएट होता है स्मोकिंग से। जबकि हम इसी पेपिलोमा डक्टल एक्टेजिया की और सीवियर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंट्राडक्टल पेपिलोमा है, और इंट्राडक्टल पेपिलोमा ये फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट ही है। और वही सेम लोकेशन होगी कि बीनीथ एरियोला देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निप्पल डिस्चार्ज है, और इसमें हमको सीरस या ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैंसर का रिस्क हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और लास्ट में हम बात की फाइलाइट ट्यूमर्स की, तो फाइलाइट ट्यूमर्स हम बताया कि ये लीफ लाइक लोबुलेशन हमको देखने को मिलता है, ये बहुत ही इसका पैथोगोनोमिक फाइंडिंग है। और ये मोस्ट कॉमनली हमको 5th डिके ऑफ द लाइफ में देखने को मिलता है, और ये भी मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। और लास्ट में हम बात की गायनेकोमस्टिया की। गायनेकोमस्टिया हम बताएं फिजियोलॉजिकल होता है न्यूबॉर्न, पिबर्टल और ओल्डर मेल्स में, लेकिन ये पैथोलॉजिकल होता है सिरोसिस, हाइपोगोनेडिज्म में जैसे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, या टेस्टिकुलर ट्यूमर, ड्रग्स जैसे स्पाइरोलेक्टोन। तो ये सारा हो गया। अब आगे हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए हम जो बात किए ये देखिए हमारा बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज में कौन कौन सा हिस्सा इफेक्ट होता है, एक बार फिर से हम यहाँ पे रिकॉल कराते हैं। तो देखिए इंट्राडक्टल पेपिलोमा में और इसी तरीके से मेमोरी डक्टल एक्टेजिया, ये दोनों बिनाइन कंडीशन है। और इसी तरीके से एब्सेस या मैस्टाइटिस में यहाँ पे मोस्ट कॉमनली ये लेक्टिफेरस डक्ट इन्वॉल्व होती है, इस वजह से देखिए यहाँ पे हमको डिस्चार्ज वगैरह देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें फाइब्रो एडिनोमा की, तो फाइब्रो एडिनोमा में देखिए हम बताए थे कि ये स्ट्रोमा और टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट इन्वॉल्व होती है। और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में ये देखिए सिर्फ टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट इन्वॉल्व होती है।